नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का लेक्चर है कम्युनिकेशन, संचार। ये यूजीसी नेट के चौथे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि संचार का विकास कैसे हुआ है और संचार की प्रकृति क्या है, और क्या उसका नेचर है कम्युनिकेशन का, और संचार के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और संचार के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें। इससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या है, क्या संचार की अवधारणा क्या कहती है। जन्म से ही व्यक्ति संचार के माध्यम से अपने हाव भाव प्रकट करता है और मृत्यु तक संचार की आवश्यकता बनी रहती है। यानी कि जब व्यक्ति का जन्म होता है और मृत्यु तक संचार की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। सामान्य जीवन में वार्तालाप को ही संचार का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, संचार का हमारे जीवन के शिक्षा, व्यावहारिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कम्युनिकेशन का शिक्षा के क्षेत्र में और व्यावहारिक के क्षेत्र में और प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से हुए संचार के कारण मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ है। संचार का विकास कैसे हुआ है, इन पर डिस्कस करेंगे। विश्व स्तर पर विज्ञान के प्रभाव ने मानव को संचार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया है। मनुष्य स्वयं की आवाज़ को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक पहुंचाने में सक्षम है। यानी कि आज के युग में मानव अपनी आवाज़ को ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंचाने में सक्षम है। परिभाषा है, सैमुअल मोर्स ने क्या कहा है कि द्वारा प्रसारण के सिद्धांतों के आधार पर टेलीग्राफ के आविष्कार से हुआ। इसके बाद बुद्धियुक्त की खोज के साथ ही कार्य के तौर पर भाषाई संकेतों को प्रेरित करने का प्रयास से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। आधुनिक युग में संचार के विकास को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। फर्स्ट है, 19वीं शताब्दी में संचार का माध्यम जीवनी और फिर उपकरणों पर आधारित था, जैसे टेलीफोन। और 20वीं शताब्दी में संचार का माध्यम ध्वनि के तरंगों और फिर ध्वनि पर, जैसे मोबाइल फ़ोन। ओके। और थर्ड है, 21वीं शताब्दी में संचार का माध्यम से प्रसारण और फिर ध्वनि पर, जैसे प्रकाश तंतु। 21वीं सदी में संचार के अन्य ग्रहों के साथ साथ भुजाओं के भंडार की अनेक तकनीकों ने सूचना संचार क्रांति को जन्म दिया है। संचार की परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, सांकेतिक संचार कहलाता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि विचारों के जो हमारे विचार हैं, जो विचारों की हमारी जानकारी है, विनिमय होता है, वह या तो लिखित रूप में हम किसी को लिख सकते हैं या मौखिक रूप से किसी को बता सकते हैं, तो वही संचार का माध्यम है। दूसरी परिभाषा लैटिन के अनुसार, मानव संचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी पहले से ही समस्त प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच की जाती है या पहुंचाई जाती है, संचार कहलाता है। प्रभावी संचार क्या होता है? संचार केवल जानकारी का आदान प्रदान से कहीं अधिक है। संचार को हम जानकारी के आदान प्रदान से कहीं भी और अधिक है, इसको आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं रखा जाता है। आदान प्रदान की जानकारी और छिपी हुई भावनाओं को भी समझना आवश्यक होता है। जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी भावनाएं हैं और आपकी भावनाएं हैं, तो उनको भी हम संचार के द्वारा ही समझ सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आराम से समझ सकता है, उसके हाव भाव, तो वो भी एक संचार का माध्यम है। उदाहरण के तौर पर ले लें, कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है। यानी कि जब आप टीचर बन जाएंगे आने वाले भविष्य में, तो आप पूरा प्रयास करेंगे कि जो आप बता रहे हैं वह छात्रों को समझ में आ जाए। यानी कि जो आप लेक्चर ले रहे हैं वह विद्यार्थी को आराम से समझ में आ जाए। लेकिन यदि छात्र किसी भी कारणवश समझ न पाए तो उस व्याख्यान को प्रभावी संचार नहीं माना जाएगा। यानी कि आप अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं पढ़ाने की, लेकिन विद्यार्थी का मन नहीं लग रहा है, कहीं मान लीजिए घर पर लगाया, आर्थिक कारण है, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, तो उसको प्रभावी संचार नहीं माना जाएगा। संचार की प्रकृति एवं विशेषता। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही आधारित है। मानव का समाज को संचालन करने के लिए संचार की बहुत आवश्यकता होती है।
संचार की प्रकृति निम्नलिखित रूपों से समझी जा सकती है। फर्स्ट है, संचार में कला और विज्ञान दोनों तत्व पाए जाते हैं, यानी कि संचार को हम कला और विज्ञान दोनों कहते हैं, अर्थात संचार कला भी है और विज्ञान भी। ओके। और सेकंड है, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करती है, यानी कि मानवीय की एक प्रक्रिया होती है जो समाज में एक दूसरे को जोड़ती है, संबंध बनाती है। और थर्ड है, संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण संदर्भ से प्रभावित होता है। संप्रेषण होता है, संदर्भ से प्रसारण होता है, प्रभावित होता है। और फोर्थ है, वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय में संचार माध्यमों का प्रसारण किया जाता है, जैसे ईमेल है, वीडियो है, कॉन्फ्रेंस आदि। इसी के साथ परंपरागत संचार के माध्यम से, जैसे पत्रकार, दूरसंचार, रेडियो, पहले परंपरा के पहले चलते थे। ये किसी को लेटर पहुंचाना है, किसी को पत्र लिखना है, तो पहले ये चलते थे। आज के युग में वीडियो है, कॉन्फ्रेंस है, हम और आप डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। पहले पत्र के द्वारा ही भेजा जाता था किसी दूसरे को अपना संचार की विशेषता। फर्स्ट इज विश्वसनीयता। जब तक प्रेषक द्वारा संचालित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा, तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक जो हम और आपके द्वारा एक अच्छा कनेक्शन नहीं होगा, तब तक विश्वसनीय नहीं होगा। तो सूचना का जो स्रोत होता है तो वह विश्वसनीय नहीं होगा, तो विश्वसनीयता नहीं मानी जाएगी। और सेकंड है संदर्भ। संचार वर्तमान परिस्थितियों से अति संदर्भित होना चाहिए। संदर्भ मतलब जो आज की युग में है उसी से रिलेटेड है, अति संदर्भ होना चाहिए। और थर्ड है विषय वस्तु। विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि हमारे और आपके पास पूरी जानकारी विषय वस्तु होनी चाहिए। क्या टॉपिक है, क्या चीज़ है, विषय पर जो भी विषय पर हम डिस्कस करेंगे तो उनका भी हम और आपके ऊपर उपलब्ध जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी ही उपलब्ध नहीं होगी तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। फोर्थ है स्पष्टता। संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। संदेश जो हम भेजते हैं आप तक या आप हमें भेजते हैं, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि हमें और आपको समझ में आ जाए। और पांचवा है श्रोताओं की क्षमता। संदेश को प्रेषित करने से पूर्व, यानी कि संदेश को भेजने से पहले श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए। क्या वह उसका उत्तर दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो इसका भी आकलन करना चाहिए। और छठवां है सजगता। संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक अपने द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है, मतलब कितना गंभीर है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद संचार के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। कौन कौन से संचार के कार्य होते हैं। फर्स्ट इसका कार्य है सूचना स्वयं को, यानी कि सूचना स्वयं को स्वयं तक रखने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक होते हैं। सूचना स्वयं तक भी रखना एक निर्णय लेने के लिए आवश्यकता होती है। संचार के माध्यम से लोग अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं। सूचना वास्तव में तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी होती है जो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में मुख्य कारण है। प्रथम कारण होता है वास्तव में सूचना तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी। और सेकंड है शिक्षा और कक्षा अनुदेशन के लिए। शिक्षा और अध्ययन किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। यानी कि जो हमारी शिक्षा है और अध्ययन मतलब सीखना, तो यह दो चीज़ें मनुष्य के जीवन भर चलती ही रहती हैं, जो हमें ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल प्रदान करती हैं। यानी कि हमारी बुद्धि का हमें विकास करती हैं, हमें जो हमारा आज है वो कल के लिए बदल देती हैं। और प्रेरणा और मनोबल। विशिष्टता को स्पष्टता करना, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हुई प्रगति पर प्रतिपुष्टि, व्यवहार का शुद्धिकरण की दशा। इस बात के लिए संचार की आवश्यकता है कि मनोबल को सामान्य तौर पर एक सामूहिक पहलू है। जो मनोबल होता है और सामान्य तौर पर एक सामूहिक पहलू है। नियंत्रण। संचार औपचारिक एवं अनौपचारिक, व्यक्तिगत रूप में एवं सामूहिक रूप में दोनों स्तरों पर व्यावहारिक नियंत्रण करने का कार्य करता है। यानी कि औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी, दोनों को नियंत्रण करने का कार्य करता है कम्युनिकेशन। संचार की प्रक्रिया। फर्स्ट है गतिशील प्रक्रिया।
प्रक्रिया संचार को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संचार एक स्तर नहीं है, यानी कि एक स्तर पर नहीं रुकता है, बल्कि गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रकार से सोसाइटी परिवर्तनशील है। जो नियम आज हैं वह नियम कल से भिन्न होते हैं। तो इसी प्रकार संचार को हम एक बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बदलती रहती है। जो आज है वो कल अलग होगा, तो इसलिए इसकी प्रक्रिया गतिशील होती है। और सेकंड है संचार कौशल। इसमें आता है आपके 4 प्रकार के कौशल हैं: श्रवण कौशल और वादन कौशल, और सी है लेखन कौशल, और डी पठन कौशल। श्रवण कौशल में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, ए में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। थर्ड है सर्वव्यापक। निम्न स्तर में कार्मिक मध्य स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। मध्यम स्तर के प्रबंधीय इस सूचना का रूपांतरण संचारित करने के बाद उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। यानी सर्वव्यापक मतलब जो सूचना आप हमें दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, तो वह आप उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। और चौथी है संचार प्रक्रिया सदा एक निश्चित संदर्भ और संबंधित वैल्यू में घटित होती है। उसकी एक प्रक्रिया निश्चित होती है, एक वैल्यू होती है किसी हर एक चीज़ की, तो उसी में वह घटित होती है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं। ये निर्भर करता है संचार की प्रक्रिया से निश्चितता के संदर्भ में बताया गया है कि आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल हैं, कुछ देख लेते हैं। ए में कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, यानी कि कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। और बी मुझे एक पानी का गिलास दीजिए, ओके। और सी क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। ये तीनों वर्ड अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। मेरे लिए पानी लाइए और मुझे पानी दीजिए, और क्या मुझे पानी मिल सकता है। तो ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब है समरूपता और अनुरूपता। समरूपता और अनुरूपता। समरूपता समानता को दर्शाती है और अनुरूपता विशेषताओं के मतभेद को दर्शाती है। यानी कि जो समरूपता होती है वह एक समानता को दर्शाती है, यानी कि सभी लोग मान लीजिए एक समान है तो उनको दर्शाती है। और अनुरूपता विशेषताओं को मतभेदों को दर्शाती है, जो हमारी विशेषताएं हैं उनके क्या मतभेद हैं उनको दर्शाती है। संचार सदैव एवं संदर्भ में होता है। संचार सदैव एवं संदर्भ में होता है। परिभाषा है बैटसन के अनुसार बिना संदर्भ की शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि जब संदर्भ ही नहीं होगा तो हमारे कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं है। संचार के संदर्भ में मुख्यतः 4 बातें हैं जो बताई गई हैं। फर्स्ट है भौतिक संदर्भ, और दूसरा है सामाजिक संदर्भ, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक संदर्भ, और चौथा है सामायिक संदर्भ। ठीक है, तो भौतिक संदर्भ देखते हैं। यह उन जगह को दर्शाता है जहाँ पर संचार होता है। यह भौतिक संदर्भ बता रहा है कि वह उस जगह को दर्शाता है जहाँ पर संचार हो रहा है। उदाहरण है सम्मेलन कक्षा, शिक्षण कक्ष, खुली सभा। सम्मेलन हो, शिक्षण हो और खुली सभा हो, यह भौतिक उन पर दर्शाता है। और दूसरा है सामाजिक संदर्भ। सामाजिक संदर्भ का अर्थ क्या लिखा जाए यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक संबंध एवं भूमिकाओं पर निर्भर करता है। यानी कि क्या लिखा जाए वह हमारे और आपके दोनों पर निर्भर करता है, तथा समाज के मानदंडों और सांस्कृतिक भी इसमें निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जो सोसाइटी के जो नियम कानून होते हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे विवाह, सम्मेलन, कार्य की मीटिंग, ऐसे विवाह होता है, मैरिज होता है, और सोसाइटी में मैरिज होता है तो सबकी सलाह ली जाती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति चला जाए विवाह हो जाए, नहीं, इसमें सबकी सलाह होती है। समारोह होता है, कोई भी कार्य हो रहा है तो मीटिंग हो रही है तो ये समाज के द्वारा ही सूचना भेजी जाती हैं। तो ये और तीसरा है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। मनोवैज्ञानिक संदर्भ इसमें यदि किसी दिन अध्यापक का मूड अच्छा नहीं है, यानी कि आप क्लास ले रहे हैं और आपका किसी दिन मूड अच्छा नहीं है अगर पढ़ाने का, तो उसका प्रभाव कुछ हद तक शिक्षण पर भी पड़ना स्वाभाविक है। तो जो अगर आपका मूड अच्छा नहीं है पढ़ाने का तो आपका प्रभाव शिक्षण पर भी पड़ेगा और स्टूडेंट पर भी पड़ेगा। ये मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। चौथा है सामायिक संदर्भ। यह संचार में समय तथा तथ्यों को संदर्भित करता है। जो तथ्य फैक्ट होते हैं और समय होता है टाइम, उनको संदर्भित करता है। जैसे
सुबह में हम मुख्यतः जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम एक मोटिवेशनल चीज़ों को ही ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारा जो सुबह का है जो सकारात्मक चीज़ हमें प्राप्त हों। दिन के समय के दौरान जब आपका दिन ढलने लगता है उसके दौरान व्यवस्था संबंधी पहलुओं पर तैयारी के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब आपका सुबह के बाद थोड़ा सा टाइम ढलता है तो आप सोचते हैं कि हम कुछ व्यवसाय के बारे में बात करें, कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ाएं। और सामान्य भाषा, इसमें प्रभावी संचार हेतु मन का मिलन भी आवश्यक होता है। हमारा और आपका मन का मिलन भी आवश्यक होता है कम्युनिकेशन के लिए। कम से कम ऐसी मान्यता होनी ही चाहिए कि इसके अलावा प्रभावी संदेश हेतु दोनों के लिए तत्पर होना भी आवश्यक होता है। इसके बाद है भाव प्रदर्शन। संचार को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। संचार होता है उसको हम आयोजित के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने हाव भाव से भी हम संचार प्रदर्शित कर सकते हैं। आप भी करते होंगे, देखते होंगे आप जब आप कहीं पर भी बैठते हैं, सोसाइटी में लोगों 4 लोगों में बैठते हैं तो आप भी अपने हाव भाव प्रकट करते हैं। किसी व्यक्ति को बुलाना है तो अपने हाव भाव प्रकट करते हैं, तो इससे आ जाता है कोई हाथ मटकाना और कई चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी करना, जिससे संचार भाव प्रदर्शन करता है। इसके बाद है संचार के विभिन्न प्रकार। आप देखते हैं कौन कौन संचार के प्रकार होते हैं। संचार औपचारिक और अनौपचारिक, मौखिक और गैर मौखिक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि संचार को हम औपचारिक भी होता है संचार और अनौपचारिक भी होता है, मौखिक भी होता है और अमौखिक भी होता है, यानी कि हम जो बोल सकते हैं और हम अपने गैर बोले भी हम कई बातें, आप गैर बोले भी कई लोगों को कई बातें समझा देते होंगे। संचार प्रणाली, संचार की सामग्री लिखित या मौखिक संदेशों का किया जाता है जो किसी माध्यम से होता है। यह सब संचार प्रणाली को जन्म देते हैं। संचार प्रणाली के तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विषय सामग्री, और दूसरा है संचार की विधि, और तीसरा संचार की प्रक्रिया। ये संचार प्रणाली के 3 प्रकार प्रक्रिया हैं। अब देखते हैं विषय सामग्री में क्या कहता है। जिसका संचार करना है, जैसे आदेश, निर्णय, सूचना, आंकड़े इत्यादि। विषय सामग्री में किसका संचार हमें करना है? आंकड़े होते हैं, डेटा होता है जो कलेक्शन होता है, सूचना होती है, संचार होती है, ये इनमें आते हैं। और दूसरा है संचार की विधि या तरीका, क्या विधि है, क्या मेथड है उसका, जैसे लिखकर बोलना, सुनकर हाव भाव इत्यादि प्रकट करना। आप किस प्रकार से मेथड यूज़ करते हैं संचार में, तो ये विधि है। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो उसमें भी कई प्रकार की विधियों को अपनाते हैं, तो ऐसे ही हम या आप विधि अपनाएंगे, हाव भाव प्रकट करेंगे, आप भुहें मटकाएंगे, हाथ मटकाएंगे, कंधे पर पटकते हैं, हाथ थपथपाते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और थर्ड है संचार प्रक्रिया। इसमें संदेश के शुरू से लेकर संदेश पहुंचाने तक सभी आवश्यक अंग आते हैं। संदेश को शुरू से लेकर के सभी आवश्यक तत्व, जो अनावश्यक वो तत्व होते हैं, वो सब अंग आते हैं। जैसे संवाददाता, संवाद माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता इत्यादि। संवाददाता हो गया आपका, और संवाद हो गया आपका, और माध्यमिक संवाद, यानी कि जो आप भेज रहे हैं और किसके द्वारा भेज रहे हैं और कौन प्राप्त कर रहा है, ये संचार प्रक्रिया है। इसके बाद देखते हैं संचार के प्रकार संबंधों के आधार कार्ड पर अव्यक्त संचार। अब रक्त संचार को हम विचार या आत्ममंथन के रूप में भी जान सकते हैं। संचार को हम विचार और या आत्ममंथन के रूप में भी जान सकते हैं। जो हम मंथन करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, मान लीजिए उसके बाद जो हम अपना मंथन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, तो वो भी संचार कहलाता है। इसमें ध्यान लगाना, जो हम मन लगाते हैं, चिंतन करना और भगवान से प्रार्थना करना इत्यादि। अव्यक्त संचार तथा व्यक्त संचार, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। यह 2 तरीक़ों से होता है। इसमें देखिए, जब आप कोई भी पढ़ते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब आप मंथन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, तो यही संचार बता रहा है ये। जैसे एग्जांपल है, फ़ोन पर बात करना, सोशल नेटवर्क पर बात करना। फ़ोन पर हम आप बात करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, सोशल नेटवर्क पर भी आप चैटिंग करते होंगे। सूचना समूह संचार, यह अंतर वैयक्तिक संचार का विस्तार है। यह
दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों एवं कौशल का आदान प्रदान होता है। दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं इसमें। संचार इसका निर्माण शब्दों जनसंचार के युग से हुआ है। किससे के युग से हुआ है? जनसंचार के युग से हुआ है। इसका अर्थ विशाल जनसमूह के साथ संचार करने से है। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर किसी भी जनसमूह बहुत से लोग आ जाते हैं इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कम्युनिकेशन का, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। ये है चैनल के आधार पर संचार का वर्गीकरण, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।